नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब जिनमें से कई विद्यार्थियों का लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड करना है, किसी का सेकंड ग्रेड, किसी का रीट या थर्ड ग्रेड, तो आपको अपना अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हो आप लोग, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। यही आपकी सोच होनी चाहिए, यह आपका टारगेट होना चाहिए। अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि दिवाली के बाद में क्लासें नहीं दे पाई मैं, क्योंकि मैं त्योहारों की वजह से थोड़ी बिजी थी और फिर भाई दूज पे अपने गांव चली गई, तो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था चक्रवात और प्रति चक्रवात, उनमें मैं आपको चक्रवात बता चुकी। आज इस क्लास में हम प्रति चक्रवात की चर्चा करेंगे। तो हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है। देखो, प्रति चक्रवात और चक्रवात ये दोनों ही वायुमंडलीय विक्षोभ है। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा तो ये एक वर्ताकार समभार रेखाओं से घिरा वायु का ऐसा पुंज है जिसमें केंद्र में तो यहाँ क्या होता है, उच्च दाब, और बाहर की ओर यानी परिधि की ओर न्यून दाब होता है। तो हवाएं उच्च दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही जब पौने पढ़ाई थी तब बता चुकी थी। तो इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलेगी, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। ये क्यों पूछ सकते हैं आपसे कि प्रति चक्रवात में हवा किस तरफ चलती है और चक्रवात में किस तरफ चलती है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। रट्टू तोता तो आपको बनना है ही नहीं, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे और समझोगे तो आपकी हमेशा आपको याद रहेगी। फिर आपके इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये आकृति गोलाकार होती है और कभी कभी यू आकार में होती है, यानी हमेशा ही गोलाकार आकृति में बहती है, लेकिन बाय चांस ये यू आकार में भी बहने लगती है। वायु केंद्र से बाहर की ओर चलती है, यह आपको मैं पहले ही परिभाषा में बता चुकी हूँ। ये उपोष्ण कटिबंध के उच्च दाब के क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, यानी उपोष्ण कटिबंध के उच्च दाब क्षेत्रों में ये अधिक उत्पन्न होते हैं। और विषुवत रेखा पर इनका क्या होता है, अभाव, यानी विषुवत रेखा पर ये उत्पन्न नहीं होते, इनका बिल्कुल ही अभाव होता है। और मध्य अक्षांशों में इनकी दशा क्या होती है कि चक्रवातों की आने के बाद प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में और मध्य अक्षांशों में यहाँ पे अधिक उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे अभाव होता है, और मध्य अक्षांशों में चक्रवातों के आने के बाद ये उत्पन्न होते हैं। ये जब प्रति चक्रवात आते हैं तो मौसम साफ रहता है, जबकि चक्रवातों में मेघ, वर्षा, आकाश में सफ़ेद श्वेत मेघ की पट्टी दिखाई देती है। लेकिन इसमें जब प्रति चक्रवात आते हैं तब क्या होता है, मौसम साफ रहता है। हवाएं उत्तर में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल होती है, जबकि चक्रवात में इसके उल्टी दशा होती है। अब आपको चक्रवात या प्रति चक्रवात दोनों में से एक याद कर लेना, और फिर एक दूसरे के अपोजिट है दोनों। फिर इनकी उत्पत्ति ताप की कमी होने के कारण दाब अधिक होता है, इसलिए वायु संकुचित होकर नीचे की ओर चलने लगती है। ऊपर की वायु का स्थान लेने के कारण निकट के क्षेत्र से वायु आकर्षित होती है। इस प्रकार वायु की अपसारी तथा अभिसारी क्रिया होने से प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यानी इस प्रकार इसकी प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। फिर ये बात करते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं प्रकार। एक तो शीतल, ये उष्ण प्रति चक्रवात, और अवरोधी प्रति चक्रवात। आपके चक्रवात दो प्रकार के होते हैं और प्रति चक्रवात तीन प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास में हमने परिभाषा पढ़ ली, विशेषता पढ़ ली,
उत्पत्ति पढ़ ली, प्रकार, बस ये 4 ही चीज़ें हैं। इसका जो मेन पॉइंट ये है, ये चारों ही है। तो आपको या तो चक्रवात याद कर लेना, आप चक्रवात याद कर लेना। अब चक्रवात के विपरीत कर देना, जैसे परिभाषा, आपको चक्रवात की विपरीत परिभाषा कैसे बनानी है, वो आपको ऐसे बनानी है कि इसके केंद्र में उच्च दाब होता है तो चक्रवात के केंद्र में न्यून दाब होगा, बाहर की ओर न्यून दाब होता है तो वहाँ बाहर की ओर उच्च दाब होगा। यहाँ मौसम साफ रहता है तो वहाँ पे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। हवाएं उत्तर में घड़ी की सुई के अनुकूल तो वहाँ उत्तर में घड़ी की सुई के प्रतिकूल, और दक्षिण में घड़ी की सुई के प्रतिकूल तो वहाँ अनुकूल। तो ये क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि हवाई उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है हमेशा ही, और हवाई हमेशा फेरल के नियम के अनुसार चलती है। फेरल का नियम आपको याद होना चाहिए। हवाई उच्च दाब से न्यून वायु दाब की ओर बहती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब अगर आप इन जो बेसिक जानकारी है इसको अगर आप समझ लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो क्लासें हैं रेगुलर आएगी, भगवान चाहेगा तो वैसे रेगुलर ही आएगी, क्योंकि त्योहारों की वजह से और मेरे गांव जाने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा। और अपन फटाफट जो अपनी क्लासें हैं, जो टॉपिक नहीं करवा रखे हैं मैंने जो चैनल पर, वो सभी मैं आपको जल्दी जल्दी उपलब्ध करवा दूँगी। तो आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, उन लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी हो, और आपको ज़्यादा अपना जो कीमती यानी कीमती नहीं बेस कीमती जो वक्त है वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आपको नहीं गंवाना है। आपको सेल्फ स्टडी ज़रूरी है कि आप सारे दिन फ़ोन लेकर वो क्लास देखते रहो, वो चैनल देखते रहो, ऐसे आपका रीड प्री क्लियर नहीं होगी। तो आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेल्फ स्टडी में बिताना है और कम से कम वक्त फ़ोन पर बिताना है। तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब जो बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं आपको करा दूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।